नमस्ते साथियों। आज हम अपने इस रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 का एक लास्ट क्लास और अटेंड कर लेते हैं, जिसके साथ ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वैसे तो मैंने चैप्टर की लगभग चीज़ें आपको करवा दी थी, लेकिन फिर भी एक टॉपिक मुझे और लगा जो आपको पढ़ाने लायक है और इसका लिंक कहीं ना कहीं 12th क्लास से है, तो मैंने सोचा फिर इसको पढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। टॉपिक का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बोर्ड पे लिख देता हूँ सेल। कल तो हमने लास्ट क्लास में विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या लिखा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसके लिए बता दूं कि विभिन्न जो इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव के मान को एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है और उन मानों का निर्धारण किया गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सापेक्ष मान के। मतलब विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन विभव या उनके इलेक्ट्रोड विभव मान सकते हो आप को एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी, एक पंक्ति, एक श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसके लिए हमें क्या याद करना है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के, क्या लिखा है हमने? विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभवों के, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभवों को मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष में निर्धारित, क्या लिखा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष में निर्धारित करके उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या इसी को हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या चाहो तो या क्या बोल सकते हो इसको आप? सक्रियता श्रेणी भी। बेटा अभी इसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो। अब सबसे पहली बात, मैंने आपको एक बात कही थी कल वाली क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी सेल का अगर सेल विभव ज्ञात करना है, इस सेल, याद आ गया? सेल विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दिया जाता है। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दिया जाता है। और विशेष बात एक याद मैंने कही थी कि आप सबको पता है कैथोड का तो होता है अपचयन, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो मुख्यतः क्या होगा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही होता है। जबकि एनोड का जो क्या होता है?
ऑक्सीकरण होता है, एनोड का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड विभव, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, हमें उसका कौन सा मान चाहिए, उसके अपचयन विभव का मान चाहिए। उसका कौन सा मान चाहिए, हमें उसके अपचयन विभव का मान चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अब इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव के मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए। देखो अभी यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, तो जितने भी इलेक्ट्रोड विभव के जो मान होते हैं, हमें किस में आवश्यकता होती है, अपचयन विभव में। पहली बात तो ये समझ में आई होगी। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव का मान ज्ञात किया गया है, पहली बात याद करना, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ज्ञात किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया है, वो किसको सापेक्ष मान के, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को सापेक्ष मान के। क्योंकि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड विभव आपका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है, तो नाम हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। बड़ा इसका मान होता है 0.0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट। अब ये 0 कहाँ से आया, अपनी इच्छा से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान हमने कितना मान लिया, 0। और इसका 0 मानकर बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड है उसका हमने मानक अपचयन विभव का जो मान है वो हमने ज्ञात किया। तो यहाँ से एक बात याद रखना कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष में निर्धारित करके उनको एक बढ़ते हुए क्रम, जो मान आया उनको एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और जहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त हुई, उस श्रेणी को हमने क्या नाम दे दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या उसको हम बहुत बार क्या बोल देते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो पहली बात, इस श्रेणी में जब हम लिखेंगे तत्वों को, तो उनके मान किसमें, अपचयन विभव के रूप में है। इस श्रेणी का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर किया गया है। तो अब क्या है कि बेटा इसमें इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी इसका एक क्रम है, काफ़ी तत्व होते हैं, उसको हमें उसी क्रम में याद करना होता है। अब आपको पता है कि 2 तत्व, 4 तत्व, या 5, 6, 7, 8 हो तो हम याद भी कर लेते हैं। लेकिन जब 15-20 तत्व होते हैं और उनको एक ही क्रम में याद करना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया था, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मेरे वाले तरीके से हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे याद करना है। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले, मिटा रहा हूं बेटा इसको। अब देखो मैं आगे इसके लिए बात करें कि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसका एक क्रम है। क्रम को हमें याद कैसे करना है उसकी मैं पहले बात समझा दूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक बात समझनी आनी है कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ से जो नाम है, नाम को इसी क्रम में आपको याद करना है। नाम को इसी क्रम में आपको याद करना है। यहाँ लिख लेते हैं, पहला नाम लिखा मैंने लिपोबे। क्या लिखा है, लिपोबे। दूसरा नाम मैंने लिखा है स्ट्रोकेसो। क्या लिखा है, पहला नाम लिखा है लिपोबे, दूसरा स्ट्रोकेसो, तीसरा मेग एलम, तीसरा मेग एलम। चौथे नाम की बात करें तो जिक्रो आई, जिक्रो आई। फिर एक नाम याद करना है केड कोनी। फिर इसके बाद मैंने नाम लिखा टिलेहाई। उसके बाद एक नाम आपका कोमर्सी, और सबसे लास्ट में प्लेगो। ये 8 नाम हो गए होंगे शायद तक आपके यहाँ। अब इन 8 नाम को आपको याद करना है। याद कैसे करना वो सुन लेना
कि 8 को इसी क्रम में याद करना है। इसका मतलब समझाऊंगा। लिपोबे, स्ट्रो, केसो, मेग, एलम, जिक्रो, आई, केड, कोनी, टिले, हाई, कॉमर्सी और प्लेगो। और 3-4 बार आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन 3-4 बार पढ़ोगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में मैंने 3 तत्वों के ग्रुप बनाए हैं, उनको आप गौर से समझना। देखो समझना क्या है, जैसे ली का मतलब क्या होता है, लिथियम। पो का मतलब पोटेशियम। बे का मतलब बेरियम। समझ में आया। स्ट्रो का मतलब स्टांसियम। के का मतलब कैल्शियम। सौ का मतलब सोडियम। मेग का मतलब मैग्नीशियम। एल का मतलब एल्यूमिनियम और मेग का मतलब मैग्नीज। जी का मतलब जिंक। को का मतलब क्रोमियम और आई का मतलब आयरन। केड का मतलब कैडमियम। को का मतलब कोबाल्ट और नी का मतलब निकल। टी का मतलब टीन। ले का मतलब लेड और हाई का मतलब हाइड्रोजन। को का मतलब कॉपर। मैग का मतलब मरकरी। सी का मतलब सिल्वर। प्लेस से प्लेटिनम और गो से गोल्ड। तो इस प्रकार से ये तत्वों का मैंने क्रम डिसाइड किया था। तो फिर से रिपीट कर दूं कि ली का मतलब क्या था, लिथियम। पो का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का Ka। बे का मतलब बेरियम, Ba। तो ली पो बे, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। फिर है स्ट्रो केसो। स्ट्रो का मतलब स्टांसियम। के का मतलब कैल्शियम और सौ का मतलब सोडियम। तो स्ट्रो केसो, स्टांसियम, कैल्शियम, सोडियम। मेग का मतलब मैग्नीशियम। एल का मतलब एल्यूमिनियम। बात करें तो एल का मतलब एल्यूमिनियम। मैग का मतलब मैग्नीज। जी का मतलब जिंक। को का मतलब क्रोमियम। आई का मतलब आयरन। केड का मतलब कैडमियम। को का मतलब कोबाल्ट। नी का मतलब निकल। टी का मतलब टीन। ले का मतलब लेड और हाई का मतलब हाइड्रोजन। को का मतलब कॉपर। मर का मतलब मरकरी और सी का मतलब सिल्वर। प्लेस से प्लेटिनम और गो से गोल्ड। AU। तो ये क्रम है, हमें इसी अकॉर्डिंग इनको याद करना होता है। तो जब तक आपको ये क्रम याद नहीं होगा तब तक अपनी व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम है। अगर मैं डायरेक्टली इसको आपको ऐसे याद करने के लिए बोलूँगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने टुकड़ों में 3-4 नाम बोले थे। नाम थे लिपोबे, स्ट्रोकेसो, मेग, एलम, केड, मेग, एलम, जिक्रोआई, केड, कोर्नी, टिल्ले, हाई, कॉमर्सी और प्लेगो कि अब हम आगे बात कर रहे हैं कि इसको यहाँ से तो थोड़ा सिस्टम है, आप लिख नहीं पाओगे, तो इसको मैं दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं जिससे इजीली अपने बोर्ड पे आ जाए। लेकिन बेटा पूरा क्रम एक साथ बोर्ड पे हमें ऐसे का ऐसा ही लिखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नाम को एक बार मिटा रहा हूँ आपके लिए कि अगर हमें इनको याद करना है तो तरीका तो ये रहेगा नाम को। तो इन अक्षरों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे जिससे अपने को इनको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिपोबे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिपोबे, स्ट्रोकेसो, लिपोबे, स्ट्रोकेसो। फिर हम बात कर रहे हैं मेग एलम, मेग एलम। फिर लिखना था अपने को केड कोनी, केड कोनी। केड कोनी से पहले बेटा आपका क्या आता है, जिक्रो आई। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, लिपोबे, स्ट्रोकेसो, मेग एलम, जिक्रो आई, जी क्रो आई, फिर केड कोनी, टी ले हाई,
टिले हाई। अब बेटा अगर नीचे लिखूंगा तो पूरे नाम नीचे नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये मानना है कि वो नीचे की तरफ लिखा है मैंने पूरा, इसके जस्ट नीचे ये लिखना है आपको को मर्सी प्ले गो, कॉमर्सी प्ले गो। तो फिर से रिपीट था कि एक तो आपने क्या बनाया था लिपोबे, फिर स्ट्रोकेसो, मेग एलाम, जिक्रो आई, केड कोनी, टिले हाई, कॉमर्सी और प्लेगो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप अपनी नोटबुक में लिखो तो इन नाम को यहां इसके नीचे ही आपको एडजस्ट करना है। अब देखो यहां पे कि यहां से बिल्कुल इजीली आपको ये याद रहेगा कि किसको हमें क्या लिखना है। ली का मतलब क्या हो गया लिथियम, पो का मतलब पोटेशियम, बे का मतलब बेरियम, स्ट्रो का मतलब स्ट्रांसियम, के का मतलब कैल्शियम, सा का मतलब सोडियम, मेग का मतलब मैग्नीशियम, एल का मतलब एल्यूमिनियम, मैग का मतलब मैग्नीज, जी का मतलब जिंक, को का मतलब क्रोमियम, आई का मतलब आयरन, केड का मतलब कैडमियम, को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकल, टी से आपका हो गया टिन, ले से हो गया लेड और हाई से हाइड्रोजन, को से कॉपर, मै से मरकरी, सी से सिल्वर, प्लेस से प्लेटिनम, गो से गोल्ड। इसके बाद बेटा आपको एक चीज़ याद करनी है कि सबसे लास्ट में फ्लोरीन आता है। यहाँ और याद कर लो कि क्या आता है फ्लोरीन। क्या लिख रहे हैं हम फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। लास्ट में याद कर लो क्या आता है फ्लोरीन। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में नोट किया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्रम में आपको ये क्या पढ़ रहे थे हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिख दूँ। ये जो टॉपिक हमने लिखा है उसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो बेटा, और यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो मान है वो किस में होंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में होंगे। अब यहाँ से कुछ बातें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जिसका आप ध्यान से समझना, जहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है जो मैं बता रहा हूँ उस वहाँ से अपने को इसके बारे में कुछ बातें विशेष ध्यान देनी है। सबसे पहले मैंने ये कहा था जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान ध्यान रखना 0.0 वोल्ट होता है। क्या होता है 0.0 वोल्ट। अब इसके ऊपर की तरफ जाओगे ना तो इन सब का मान मानक अपचयन विभव के रूप में, तो इन सब का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा ऋणात्मक। और सबसे ज़्यादा ऋणात्मक मान होता है लिथियम का, लगभग आइडिया से बताओ -3.05 वोल्ट। कितना होता है 3.05 वोल्ट। ठीक है, कितना होता है 3.05। और फ्लोरीन का होता है इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में 2.85 या 87 वोल्ट के समथिंग होता है। ये 87 वोल्ट होता है। अब यहां से कुछ चीजें समझनी है। यहां से हमें कुछ बातें ध्यान देनी है, समझना। सबसे पहले ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। मैं पहले कह रहा हूं कि ये झंझट नहीं थी इसलिए मुझे यहाँ साइड में रखना पड़ा, लेकिन आप नोटबुक में इसको कहाँ नोट करोगे, नीचे नए पेज से कि पूरा एक साथ आ जाए। अब एक बात, सबसे पहले ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मान दिए गए हैं वो सब मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव के मान है, अपचयन विभव के मान है। जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव का मान मैंने शुरुआत में बात की थी, कितना होता है 0.0 वोल्ट। सबके मान अपने को याद भी नहीं होने वाले, लेकिन इतना याद करना, कुछ के याद बता रहा हूँ। लिथियम का -3.05
और फ्लोरीन का है वो 2.87 वोल्ट होता है। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, ये मान तो हो गए। अब देखो यहाँ से समझना है कि यहाँ से प्लस में स्टार्ट हुए, जैसे जैसे जाएंगे इनका मान कम होता जाएगा और यहाँ आते कितना हो जाएगा 0। फिर 0 से ये मान किस में स्टार्ट हो गए, माइनस में, और यहाँ चलते चलते कितने माइनस में आ गए, -3.05 वोल्ट। मतलब प्लस से स्टार्ट हुए थे, प्लस से आगे फिर 0, फिर 0 से चलते चलते यहाँ पे आ गए। तो इन सब के जो मान निकाले गए हैं, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर निकाले गए हैं। तभी तो इसका मान हमने अपनी इच्छा से कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब यहाँ पर आपको बातें क्या रखनी है कि जब भी हमें कोई सेल मिलता है, तो हमारी कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर एनोड कौन होगा, कैथोड क्या होगा। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो क्रम मैंने आपको लिखाया है, इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपको इसमें से कोई भी दो धातु मिल जाए तो ध्यान रखना, ऊपर वाली धातु सदैव एनोड होगी और नीचे वाली धातु कैथोड होगी। इनमें से आप कोई भी दो उठा लो, किसी भी क्रम की, जैसे ये दो कोई से भी दो, ये ले लिया, कोई भी दो धातु उठाओगे तो ऊपर वाली धातु एनोड होगी और नीचे वाली धातु कैथोड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी का जो अपने यूज है उसका मेन मतलब यही है कि ऊपर वाली धातु एनोड, नीचे वाली धातु कैथोड। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हमने कल की क्लास में डेनियल सेल पढ़ा था। अब मुझे पता नहीं डेनियल सेल में, मैंने तो आपको बता दिया कि इसका एनोड होता है, इसका कैथोड होता है। अब देखो उसमें एक तो जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक क्या था, कॉपर का। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी यहां से स्टार्ट है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो जिंक तो आपका यहां आ गया और कॉपर कहां आया, यहां पर। अब बताओ इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर कौन सा हुआ, मैंने पहले कहा कि ये इसके नीचे के ऊपर मान लोगे आप, तो ये इसके नीचे के हिस्से में होगा। तो जिंक ऊपर है और कॉपर कहां आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब ऊपर आता है वो एनोड बनाएगा, नीचे आएगा वो कैथोड बनाएगा। तो इसी कारण से डेनियल सेल में जिंक है वो एनोड के रूप में कार्य किया और ये किसका रूप में कार्य किया, कॉपर कैथोड के रूप में। तो यहाँ से अपने को एक बात क्या समझ में आई कि ऊपर वाली धातु एनोड बनेगी और नीचे वाली धातु कैथोड। अब ऐसे पॉइंट है कि जो यहाँ लिखने के नहीं, आप अपने शॉर्ट में अपने हिसाब से नोट कर लेना इसको, कि अपने हिसाब से नोट कर लोगे कि ऊपर वाली धातु एनोड बनाएगी, नीचे वाली धातु कैथोड बनाएगी। तो इसको हम चाहे तो ये तो समझाने के लिए था, चाहे तो हम इसको एक अलग से शॉर्ट में इतने से पॉइंट में यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ऊपर स्थित धातु एनोड तथा नीचे स्थित धातु कैथोड बनाती है। ऊपर स्थित धातु एनोड और नीचे स्थित धातु क्या बनाती है, कैथोड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा यहाँ से ये रखना कि ऊपर वाली जो धातु है उनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रियाशीलता में कमी आती है। क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी। दूसरा पॉइंट यह लिख रहा हूं कि ऊपर से, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता में कमी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे वाली धातु है वो कम क्रियाशील है। इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से अलग कर सकती है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से अलग कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। तीसरा पॉइंट कि इसी चैप्टर में हमने एक तो पढ़ा था ऑक्सीकारक और एक पढ़ा था मैंने अपचायक। तो रट लेना कि जो लिथियम होता है वो प्रबल अपचायक होता है।
लिथियम परबल अपचायक होता है, और आपने जो फ्लोरीन लिखा है वो परबल ऑक्सीकारक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो अपचायक, ये परबल हो गया तो इससे मतलब कम होगा नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता में कमी आएगी। ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता में कमी आएगी। और ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तब ऑक्सीकारक क्षमता में कमी आएगी। कि इसका मतलब ये समझना है कि लिथियम है वो प्रबल अपचायक होता है, और फ्लोरीन होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, कुछ पॉइंट थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जब हम इसके सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी बार इसका कन्फ्यूजन होता है और इसको हमें समझने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर से बोलूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में याद क्या करना था, दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली धातु एनोड होगी, नीचे वाली धातु कैथोड होगी। दूसरा, ऊपर से नीचे आती है तो धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आती है। तीसरा, ऊपर वाला प्रबल ऑक्सीकारक होगा, प्रबल अपचायक। ऊपर वाला प्रबल अपचायक होने का मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक क्षमता में कमी आएगी। अब यहाँ के लिए ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता में कमी आएगी। तो ये कुछ बिंदु थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको इसका इस चैप्टर का एक छोटा सा सवाल करवाता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। मतलब इसको मिटा रहा हूँ और इस पर आधारित मैं आपको 2-3 सवाल है वो भी करवा देता हूँ। अब जब तक आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम याद नहीं होगा तब तक सवाल हल नहीं होंगे आपसे, और कुछ बातें वो आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी समझने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ और आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सवाल में पढ़ देता हूँ। क्या है कि निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन की क्षमता के क्रम में लिखिए। क्या सवाल फिर से, निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन के क्रम में लिखिए। और धातुएं आपको क्या क्या दी है, आपको सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। तो अगर आप देखोगे गौर से तो आपको ये धातु दी है, एक तो एल्यूमिनियम, एक कॉपर, एक आयरन, एक मैग्नीशियम और तथा क्या दिए, जिंक। अब सवाल में ये पूछा है कि कौन सी धातु किसके लवण को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकती है। तो हमने क्या लिखा था, यहाँ लिख दूंगा थोड़ा नजर नहीं तो, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। मैंने अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकती है। अब हमें इनकी क्रियाशीलता ढूंढनी है। अब क्रियाशीलता के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। अब श्रेणी में वही बात की, इतने लिखे थे वो याद किए, तो बड़ा शॉर्टकट अगर नाम आपको याद होंगे तो सबसे पहले आपने नाम लिखा था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिपोबे, लिथियम पोटेशियम बेरियम नहीं है कोई बात है, लिपोबे। फिर लिखा था स्ट्रो कैसो, फिर लिखा था मेग एलम, फिर आपने लिखा था जिक्रो, आई केड, कोनी, टिले, हाई, कॉमर्सी और प्लेगो, ये लिखा था आपने। अब देखो सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, मैग्नीशियम की। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम, फिर क्या आ गया आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के बाद अगर आप बात देखोगे तो जिंक का मतलब जिंक आ गया।
उसके बाद आई का मतलब आयरन आ गया, और सबसे लास्ट में कॉपर क्या गया, तो यहां पर आपका आयरन आ गया और सबसे लास्ट में क्या आ गया आपका कॉपर, कॉपर का Cu, तो यहां क्या आ जाएगा आपका Cu। तो ये तो पूछा कि इनको विस्थापन की क्षमता का क्रम, तो सीधी बात है कि जिसकी क्रियाशीलता जितनी ज़्यादा होगी वह धातु अन्य धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। इसका पता हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से लगता है। तो ये श्रेणी मैंने क्रम पढ़ाया था, आपके पास नोटबुक में नोट है तो लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ से आप इसका पता लगा सकते हो। तो ये सवाल था आपका। इसके बाद अब दूसरे सवाल की बात करें, एक और सिंपल से सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। अगला जो सवाल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सवाल ये कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती अपचय क्षमता के क्रम में लिखिए। पहली बात तो याद रखनी है कि अपचय क्षमता का बढ़ता क्रम लिखना है। अब आपको कुछ मान दिए हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन ना रहे। हमें जो मान दिए हैं वो ये था के पोटेशियम का मान दिया -2.93 वोल्ट, फिर दिया है Hg प्लस से Hg 0.80 वोल्ट, Hg2 ओब्लिक Hg 0.79 वोल्ट, Mg2 प्लस ओब्लिक Mg -2.73 वोल्ट, Cr3 प्लस ओब्लिक Cr -0.74 वोल्ट। अब अगर आपको मैं यहाँ से एक चीज़ समझाना चाहूँ तो आप गौर से समझना कि आपको अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बेटा सीधी सी बात थी, मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखाई थी और कहा था कि ऊपर वाली धातु सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक है, तो ऊपर वाले की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी तो नीचे वाले की कम होगी। तो श्रेणी लिखी हुई है, उसके आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाली ज़्यादा होगी, उससे नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम। लेकिन आपको यह सवाल में मान दिया है, क्या दिया, मान, और मान से भी आप पता लगा सकते हो जिसका मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी अधिक प्रबल अपचायक होगी, वो उतनी अधिक क्या होगी, प्रबल अपचायक। तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा ऋणात्मक मान किसका दिया है आपको, मैग्नीशियम से भी पहले क्या है माइनस में 2.93 2.73, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक मान किसका है, पोटेशियम का। इसका मतलब इसकी अपचय क्षमता सबसे ज़्यादा है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है या घटता, पहले सवाल में बढ़ता हुआ पूछा है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि जिसका मान सबसे ज़्यादा है वो इधर आएगा, और घटता हुआ क्रम पूछता है तो इधर वाली साइड। तो सबसे ज़्यादा किसका मान है, पोटेशियम का, तो के लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या पूछा, उससे कम देखो किसका है, मैग्नीशियम का, तो यहां पर आपकी मैग्नीशियम धातु लिख दी। उससे कम की बात करें तो क्रोमियम, तो ये प्लस में और ये माइनस की बात करें तो उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रोमियम का Cr3 प्लस। उसके बाद करें क्या आएगा आपके, मरकरी। अभी माइनस में नहीं तो इन दोनों में देख लो कि कम मान किसका है, मरकरी का। उसके बाद सिल्वर का। तो अगर मान की बात करें तो यहाँ पर आपका ये तो आ गई क्रोमियम, ये आ गई मरकरी और ये आ गई सिल्वर। अब हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा अपचय मान किसका है, पोटेशियम का, तो इसको हम इस क्रम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हो गई इनकी अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि इसका कम और इसका ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, तो ये अपचय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इस प्रकार के सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा इसका। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सवाल की ओर बात कर लें कि इसको मिटा दो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने। अब देखो अगला सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सवाल में पढ़ देता हूं। उस गैल्वेनिक सेल को चित्रित कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। समीकरण की Zn+2Hg प्लस से Zn2 प्लस और 2Hg, और इसमें 3 सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। पहला कौन सा पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित मतलब ऋणात्मक आवेशित वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है। दूसरा सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है, और तीसरा प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे होने वाली अभिक्रिया दीजिए। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साफ साफ नज़र आ रहा है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करें कि सबसे पहले जब हम सवाल हल करें तो अपने माइंड में ये समीकरण होनी चाहिए कि समीकरण आपको क्या दिए सवाल में। समीकरण हमें ये देती कि Zn+2Hg प्लस से Zn2 प्लस और 2Hg, ये समीकरण आपको दे रखी है। इसमें पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इन इलेक्ट्रोडों में से, दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, एक जिंक धातु का इलेक्ट्रोड होगा, एक सिल्वर धातु का इलेक्ट्रोड होगा, दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होता है। दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो इसमें हमने आंसर में ये लिखा था कि मैंने आपको एक शब्द याद करवाया था, LOAN लोन। जो एनोड होता है, एन का मतलब क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो कैथोड पे पॉजिटिव। तो सवाल में आपको ये तो पूछा कि कौन सा ऋणावेशित है, तो एनोड होगा वो ऋणावेशित होगा। अब बेटा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आएगा सर इसमें एनोड कौन सा होगा, हमें क्या पता चलेगा कि जिंक एनोड होगा या सिल्वर एनोड होगा। बेटा अभी हमने पढ़ा था कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु एनोड है और नीचे वाली धातु कैथोड। आपके पास नोटबुक में आपने नोट किया होगा तो देखो जिंक ऊपर आता है या सिल्वर ऊपर आता है। तो आप देखोगे तो जिंक आपको ऊपर मिलेगा और सिल्वर नीचे मिलेगा, जिंक ऊपर मिलेगा और सिल्वर नीचे। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित या ऋण आवेशित होता है, जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है। कल ही मैंने आपको डेनियल सेल पढ़ाया था और डेनियल सेल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो सीधी सी बात है कि सेल में विद्युत धारा का जो वाहक होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कौन होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन होता है, एनोड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखनी है। बड़ा कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनोड पर। देखो यही लिखा है ऐसे एनोड, एनोड कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड, और एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। और अभी आपने बताया था कि एनोड किसका बना है, जिंक का। तो बेटा जिंक धातु का क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण। तो जिंक है Zn, जिंक का होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बना लेगा, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब यहाँ पर आप लिख दो क्या, कैथोड पर। तो जब जिंक एनोड हो गया तो सीधी बात है आपका जो सिल्वर है वो क्या होगा, कैथोड होगा, और सिल्वर Ag प्लस है तो ये Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के कितने त्याग किए हुए, 2। तो इस कारण से यहाँ कितना लिख दिया, 2। तो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया 2Ag। क्या बन गया
Ag। तो ये क्रिया हो गई आपकी एनोड पे और नीचे वाली क्रिया हो गई आपकी कैथोड पे। और बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि संपूर्ण सेल रिएक्शन लिखो, संपूर्ण सेल रिएक्शन लिखो, तो मैंने कहा था कि इनको आपस में काटोगे तो ऊपर वाली रिएक्शन ही आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये चैप्टर के कुछ सवाल मुझे अलग लगे थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो 12th क्लास से रिलेटेड है। तो मैंने जितना था उतना आपको पढ़ा दिया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। इसके बाद नेक्स्ट डे से आपका नया चैप्टर, नए चैप्टर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो तो आप इंतज़ार करते रहिए कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त है।